हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 और 6 मार्च के करंट अफेयर्स के टॉप 15 क्वेश्चंस को। आपके आने वाले एग्जाम्स में 5 और 6 मार्च के करंट अफेयर्स से जो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और साथ ही साथ सारे क्वेश्चंस को आपको नोट भी करते जाना है, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको जो भी क्वेश्चंस के साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रही हूँ, वो भी बच्चों आप डेली नोट जरूर किया कीजिएगा। वो सारे फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो इसीलिए आप सारे फैक्ट्स को अच्छे से नोट कर लेना। और क्या करना है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चंदन सर कानपुर हमारा जो चैनल है, इसे बच्चों आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और साथ ही साथ जो बगल में बेल आइकन दिया जाता है उसको भी आप ऑन कर लें, ताकि आपको हमारे चैनल पर मिलने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। देखते हैं बच्चों आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश में आईसीसी महिला विश्व कप, ठीक है, आईसीसी महिला विश्व कप 2022 शुरू हुआ है। तो किस देश में शुरू हुआ है बच्चों, में नाम बताना है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड या फिर पाकिस्तान। तो बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में आईसीसी महिला विश्व कप 2022 शुरू हुआ है, ठीक है, शुरू हो चुका है यहाँ पे। और यहाँ देखिए इमेज में आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड 2022, ठीक है। यानी कि इस साल जो इस विश्व कप की मेजबानी कर रहा है वो कौन सा देश हो जाएगा आपका, न्यूजीलैंड। क्लियर है इतना। आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए बच्चों, यह है आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का 12वां संस्करण है, ठीक है। यानी कि इस साल जो आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप खेला जा रहा है, ये कौन से नंबर का खेला जा रहा है, 12वें नंबर का खेला जा रहा है, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर देखिए, जो आईसीसी ये जो टर्म आया है, इसका मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। तो बच्चों ये याद रख लेना कि जो आईसीसी है इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, या फिर इसी को हम हिंदी में क्या कह सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसके बाद यह जो मैच है ये 4 मार्च से लेकर 3 अप्रैल 2022 तक आयोजित किया जा रहा है। यानी कि लगभग 1 महीने तक ये मैच चलने वाला है। तो ये शुरू हो चुके हैं और ये कब तक चलेंगे, 3 अप्रैल तक, ठीक है, 3 अप्रैल तक ये खेले जाएंगे। इसके साथ देखिए न्यूजीलैंड की भी देखिए बच्चों बात आई है। न्यूजीलैंड जो देश आया है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। न्यूजीलैंड बच्चों, इसकी राजधानी क्या है, वेलिंगटन है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है आपकी, डॉलर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, वेलिंगटन हो जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ की मुद्रा क्या हो जाएगी, न्यूजीलैंड डॉलर, ठीक है। और बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि जो न्यूजीलैंड है ये आपका किस महाद्वीप में पड़ता है, तो आप बताएंगे क्या, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है उसमें ये कंट्री आता है आपका न्यूजीलैंड। क्लियर है यहाँ तक बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महान स्पिनर शेन वॉर्न का निधन हो गया है। तो हमसे पूछा गया है ये किस देश के खिलाड़ी थे, ठीक है। शेन वॉर्न, जो बच्चे क्रिकेट में इंटरेस्टेड है उन्होंने इनका नाम अच्छे से सुना होगा, ठीक है। तो ये पता भी होगा आपका आंसर जो है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। काफी लोगों को पता भी होगा इसका आंसर। तो शेन वॉर्न ये ऑस्ट्रेलिया देश के क्रिकेट प्लेयर थे, ठीक है। और महान स्पिनर भी ये कहे जाते थे, ठीक है। ये बॉलिंग का स्टाइल होता है, स्पिन स्पिन करके जो बॉल फेंकी जाती है, ये बॉलिंग का एक स्टाइल होता है। बॉल फेंकने के लिए, बॉल फेंकने का एक स्टाइल होता है। तो ये बहुत अच्छे स्पिनर थे, इसीलिए इनको महान स्पिनर भी जाना जाता है, ठीक है। और ये इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया देश के क्रिकेट प्लेयर थे। क्लियर है बच्चों इतना। आइए इसकी और व्याख्या देख लेते हैं। देखिए बच्चों, ऑस्ट्रेलिया देश की बात आई है तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में हमारे लिए थोड़ा सा जानना जरूरी हो जाता है।
इससे आपके क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो बच्चों आपको क्या बताना है, कैनबरा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो देश है, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया देश की। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में और भी कई सारे देश आते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ही एक देश है ऑस्ट्रेलिया नाम का। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया ही है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही ये कंट्री आता है। तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी बच्चों, कैनबरा। इसकी मुद्रा क्या है, ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, इनका नाम क्या है, स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं बच्चों, इनका नाम क्या है, स्कॉट मॉरिसन। क्लियर है इतना। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऊंट संरक्षण विकास नीति, ठीक है, ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है। यानी कि किस राज्य सरकार ने ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है। यहाँ बच्चों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्या क्या है लिख लेते हैं, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो बच्चों पहले तो आप देखिए इमेज, यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे, और आपको पता भी है कि भारत में जो सबसे ज्यादा ऊंट है वो किस राज्य में पाए जाते हैं, तो आपका आंसर क्या है, राजस्थान। तो इसीलिए राजस्थान राज्य सरकार ने यह नीति की घोषणा की है। नीति का नाम क्या है, ऊंट संरक्षण और विकास। ठीक है, यानी कि ऊंटों का संरक्षण करना है इस नीति का पर्पस, और उनका विकास करना है। आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए राजस्थान सरकार ने ऊंट को 2014 में, ठीक है, राजस्थान जो राज्य सरकार है, इसने ऊंट को अपना राज्य पशु घोषित किया था, और किस सन में किया था, 2014 में किया था। ठीक है, और बच्चों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो नीति की घोषणा की गई है, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, जो भी ऊंट, लगभग ऐसा कहा जाता है कि पूरे देश के, यानी कि पूरे भारत देश के लगभग 85% ऊंट आपके राजस्थान राज्य में सिर्फ पाए जाते हैं। ठीक है, पूरे देश में जितने भी ऊंट हैं उनका 85% यानी कि 85% आपका किस राज्य में पाए जाते हैं, राजस्थान राज्य में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, इनकी संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है, और राजस्थान में सिर्फ वर्तमान में 2.5 लाख लगभग ऊंट बचे हैं। कितने ऊंट बचे हैं, 2.5 लाख। ठीक है, तो इसीलिए इनकी संख्या कम ना हो, इनके लिए इनको संरक्षण दिया जाए, और इनका और कैसे विकास किया जा सकता है, तो इस नीति की घोषणा इस पर्पज से की गई है। क्लियर है बच्चों इतना। अब देखिए यहाँ पे देखिए बच्चों, राजस्थान राज्य की बात आई है, तो सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं। राजस्थान राज्य की राजधानी ये क्या है बच्चों, जयपुर है। ठीक है, जयपुर, जिसे हम पिंक सिटी के भी नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं इनको भी देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं इनका नाम क्या है, अशोक गहलोत। और राजस्थान के जो वर्तमान राज्यपाल हैं बच्चों, इनका नाम क्या है, कलराज मिश्र। क्लियर है इतना। कलराज मिश्र यहाँ के कौन है, राज्यपाल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समुद्री मात्स्यिकी क्षेत्र की संपत्ति के प्रदर्शन के लिए कौन सी परिक्रमा शुरू की गई है। समुद्री मात्स्यिकी क्षेत्र यानी कि समुद्र में मात्स्यिकी, मात्स्यिकी का यहाँ पे जो मतलब है बच्चों वो क्या है, मछली से। ठीक है, समुद्र में जो मछलियां जहाँ पे पाली जाती हैं, यहाँ पे मछली पालन किया जाता है, उस क्षेत्र की संपत्ति के प्रदर्शन के लिए कौन सी परिक्रमा, एक कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। तो उस परिक्रमा कार्यक्रम का नाम क्या है, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें सही ऑप्शन बताना है। पहला है हमारा महासागर परिक्रमा, दूसरा दिया है सागर परिक्रमा, तीसरा दिया गया है नदी तंत्र परिक्रमा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सागर परिक्रमा। ठीक है, समुद्री मात्स्यिकी क्षेत्र के प्रदर्शन के लिए क्या किया गया है, सागर परिक्रमा को शुरू किया गया है। आइए इसकी और व्याख्या जान लेते हैं। देखिए इस कार्यक्रम का उद्घाटन सबसे पहले तो ये देखेंगे कि किसने किया है। तो वर्तमान में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं, जिनका नाम क्या है, श्री पुरुषोत्तम रूपाला। ठीक है, इनका नाम क्या है, श्री पुरुषोत्तम रूपाला। इन्होंने इस कार्यक्रम का क्या किया है, उद्घाटन किया है।
और इसको हम आसानी से याद भी कर लेंगे। मात्स्यिकी क्षेत्र की बात हो रही है, मैंने आपको बताया था मात्स्यिकी का मतलब क्या होता है, मछली। ठीक है, तो मछली पालन और पशुपालन, ठीक है, इसके जो मंत्री हैं इन्होंने इसका क्या किया, उद्घाटन किया है, तो ये आप आसानी से याद कर सकते हैं। आगे देखेंगे, इसका उद्देश्य तटीय मछुआरे समुदायों की आजीविका और देश की खाद्य सुरक्षा के लिए समुद्री मत्स्य संसाधनों के उपयोग के बीच स्थायी संतुलन को स्थापित करना है। ठीक है, यानी कि इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, तटीय मछुआरे समुदायों, ठीक है, तट पर जो आपका जो भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा है, यानी कि नीचे वाला, ये क्या है, आपका पूरा तटीय हिस्सा है। ठीक है, तटीय भारत हम इसको कहते हैं। और इस कार्यक्रम को मुख्य रूप से इसी जगह पर चलाया जा रहा है, क्योंकि भारत के लगभग 9 राज्य इस पे, जो तटीय आपका भारत का प्रायद्वीपीय है, अगर हम पूर्वी और पश्चिमी दोनों तरफ का मिला दें तो भारत के कुल 9 राज्य हैं जो कि समुद्र के किनारे बसे हुए हैं। तो इन्हीं राज्यों के तट पर जो मछुआरे हैं, ठीक है, जो मछली पालन करते हैं, उनके समुदायों की आजीविका, ठीक है, यानी कि उनकी जो आजीविका है, और देश की खाद्य सुरक्षा के लिए समुद्री मत्स्य संसाधनों, कैसे मतलब और भी क्या क्या संसाधन हो सकते हैं जो भी मत्स्य पालन है इसके लिए, तो इनके बीच स्थायी संतुलन को स्थापित करना है। ठीक है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे जो पब्लिक रहती है, ये जो तटीय भारत प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ पे लगभग लाखों लोग, ठीक है, इनकी जीविका किस पर डिपेंडेंट है, इसी मत्स्य पालन पे। ठीक है, इनका जो मुख्य रूप से पेशा है ये क्या है, मत्स्य पालन है। तो इन्हीं लोगों के लिए इस कार्यक्रम को, मतलब इनका जो कार्य है इसको कैसे और बढ़ाया जा सके, इनकी आजीविका यानी कि जो भी इनकी जीविका है इसको कैसे और ज्यादा अच्छा किया जा सकता है, और देश की खाद्य सुरक्षा, ठीक है, देश की खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए भी इसको कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। क्लियर है बच्चों इतना? और बच्चों ये जो कार्यक्रम है, ये मैं आपको बता दूं कि ये कार्यक्रम आपका जो भारत सरकार की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव चलाया जा रहा है। ठीक है, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ही इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है, यानी कि ये कार्यक्रम इसी के अंतर्गत शुरू किया गया। क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे, इस परिक्रमा का पहला चरण 6 मार्च को, ठीक है, इसका जो पहला चरण है ये कब से शुरू हुआ है, 6 मार्च को शुरू हुआ है। कहां से? गुजरात के मांडवी, ठीक है, गुजरात का एक जिला है मांडवी, जहां से ये परिक्रमा शुरू की गई है, इसका पहला चरण, और यहां से शुरू होकर पोरबंदर में ही समाप्त होगा। ठीक है, पोरबंदर ये भी आपका गुजरात का शहर है, पोरबंदर, जहां पे इस परिक्रमा का शुरू कहां से होगी, मांडवी से, और पोरबंदर में जाकर ये पहला चरण इसका समाप्त होगा। क्लियर है बच्चों इतना? चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह के 19वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? हमें बताना है कि भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह, या इसी को हम इंग्लिश में कह सकते हैं इंडिया यूएस मिलिट्री कॉर्पोरेशन ग्रुप, यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसकी जो मीटिंग है ये हमें बतानी है कि भारत के किस शहर में आयोजित की गई थी। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और आगरा। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आगरा। तो 19वीं भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की जो बैठक है, यानी कि 19वां जो संस्करण है, ये भारत के उत्तर प्रदेश, ठीक है, भारत के कौन से राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य के शहर आगरा में इसका आयोजन किया गया था। क्लियर है बच्चों इतना? आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए इस बैठक की सह अध्यक्षता, ठीक है, सह अध्यक्षता का मतलब है यहाँ पर क्या, भारत और अमेरिका 2 देशों के बीच हुई है, तो दोनों देश की तरफ से जिसने अध्यक्षता की है, ठीक है, अपने अपने देश की तरफ से अध्यक्षता की गई है, तो इसको सह अध्यक्षता बोलते हैं। तो इसमें भारत की ओर से किसने शामिल, भारत की ओर से कौन पार्टिसिपेट हुआ था, किसने पार्टिसिपेट लिया था, एयर मार्शल BR कृष्णा। ठीक है, भारत की ओर से जो प्रतिनिधित्व किया था उनका नाम क्या था, एयर मार्शल BR कृष्णा। और अमेरिका की ओर से जिन्होंने अमेरिका को रिप्रेजेंट किया था, इनका नाम क्या था बच्चों, लेफ्टिनेंट जनरल स्टीफन D
स्क्लेंका। ठीक है, तो ये आपको नाम याद रखने हैं कि अमेरिका की ओर से भाग लेने वाले जो व्यक्ति थे इनका नाम क्या था, लेफ्टिनेंट जनरल स्टीफन डी स्क्लेंका। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हेरत महोत्सव का आयोजन किया गया? ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि जो हेरत महोत्सव है ये भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। पहला ऑप्शन है आपका सिक्किम, दूसरा दिया है उत्तराखंड, तीसरा दिया है जम्मू कश्मीर और चौथा है आपका पुडुचेरी। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि जम्मू कश्मीर। तो हेरत महोत्सव बच्चों ये कहाँ का महोत्सव है, आपका जम्मू कश्मीर का है। आइए इसकी और व्याख्या देख लेते हैं। देखिए हेरत महोत्सव कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा त्योहार है। ठीक है, हेरत महोत्सव जम्मू कश्मीर में भी कौन लोग मनाते हैं, कश्मीरी पंडित। ठीक है, वहां के जो कश्मीरी पंडित हैं उनके लिए ये सबसे बड़ा त्योहार है। कौन सा, हेरत महोत्सव। इस महोत्सव को आमतौर पर महाशिवरात्रि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब महाशिवरात्रि तो आप सब जानते ही होंगे कि महाशिवरात्रि अपने क्षेत्र में इस त्योहार को हम किस रूप में मनाते हैं, महाशिवरात्रि के रूप में। और हम कह सकते हैं कि इसी महाशिवरात्रि का दूसरा नाम जो कि जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है वहां पर इसको हेरत महोत्सव के नाम से इसे जाना जाता है। यानी कि यहाँ पर भी वही पूजा की जाती है। महाशिवरात्रि हम किस उपलक्ष्य में मनाते हैं, इस दिन भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था। ठीक है, तो काफी लोग इसका आयोजन भी करते हैं, जैसे कह सकते हैं कि विवाह कराते हैं। तो इसी तरीके से आपका जम्मू कश्मीर में भी हेरत महोत्सव का आयोजन किया जाता है और इसमें भी शिव पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में यहाँ पर इनकी पूजा की जाती है। ठीक है, काफी बड़े स्तर पे ये महोत्सव मनाया जाता है और ये कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा त्योहार है। ठीक है, कश्मीरी पंडित की बात हो रही है यहाँ पे। कश्मीरी पंडित, कश्मीर में जो रहने वाले पंडित हैं उनको क्या कहते हैं, कश्मीरी पंडित। तो उनका ये सबसे बड़ा त्योहार है। क्लियर है बच्चों इतना? आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2021। ठीक है, सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? आपको हमें बताना है, आपको बताना है कि जो सतत विकास रिपोर्ट है इस बार जो 2021 की रिपोर्ट जारी की गई है इसमें भारत का क्या स्थान है। आपको चार ऑप्शन दिए गए, 120 में, 100वें स्थान पर रखा गया है, या फिर 105वें, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 120वें स्थान पर सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत को स्थान प्राप्त हुआ है। क्लियर है? सतत विकास रिपोर्ट बच्चों इसको हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। क्लियर है इतना? आइए इसकी और व्याख्या देख लेते हैं। देखिए इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल करने वाले जो 5 देश हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है आपका फिनलैंड, दूसरे नंबर पे है स्वीडन, तीसरा है स्थान डेनमार्क का, चौथा है जर्मनी और 5वें स्थान पर कौन रहा है, बेल्जियम। ठीक है, तो ये पांचों देश जिन्होंने क्या किया है, इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया, यानी कि स्टार्टिंग की जो 5 रैंक है वो इन देशों ने हासिल की है, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी और बेल्जियम। और बच्चों ये पांचों ही देश आपके यूरोप महाद्वीप में है। ठीक है, किस महाद्वीप में आते हैं, ये सारे ही देश आपके यूरोप महाद्वीप में आते हैं। अब बच्चों यहाँ पे देखिए सतत विकास रिपोर्ट जो आई है 2021 की, इसमें भारत का स्थान कितना रहा है, 120वां। और जो 2020 में रिपोर्ट जारी की गई थी इसमें भारत का स्थान 117वां था। कितना था, 117वां। और ये 3 अंक नीचे फिसल गया। भारत इस बार 3 अंक नीचे फिसलकर कौन से नंबर पे पहुंच गया है, 120वें नंबर पे पहुंच गया है। ठीक है, और बच्चों सतत विकास रिपोर्ट जो है ये किस चीज की रैंक है, मतलब क्या जारी करती है? तो ये जो सूचकांक है तो इसमें क्या आता है, 17 सतत लक्ष्यों को रखा जाता है। ठीक है, 17 सतत लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं
इन लक्ष्यों के आधार पर देखा जाता है कि किस देश ने इन लक्ष्यों को किस तरीके से प्राप्त किया है और कितना अच्छा इन लक्ष्यों को पाने में प्रदर्शन किया है। और ये लक्ष्य कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका आता है कोई भी गरीब ना बचे देश में, ठीक है, कोई भी भूखा ना रहे, ठीक है, शिक्षा कैसी मिले, गुणवत्तापूर्ण मिले, यानी कि हर व्यक्ति जो भी आपका गरीब अमीर जैसा भी है सबको देश में क्या हो, शिक्षा प्राप्त हो, ठीक है, उद्योग नवाचार धंधे, ये सारे इसमें क्या रखे जाते हैं, ये सारे ही जो आपके विषय हैं इस लक्ष्य से संबंधित होते हैं। तो कुल मिला के इसमें 17 सतत लक्ष्य हैं, ठीक है, जिनके आधार पर इनमें जो प्रदर्शन सबसे अच्छा देश करता है इनके आधार पर ये रैंक जारी की जाती है। क्लियर है बच्चों इतना? क्योंकि यहाँ पे देखिए नाम ही और नाम ही है इसका सतत विकास, ठीक है, विकास, विकास का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट, और सतत, सतत यानी कि सस्टेनेबल, ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इसके अंतर्गत कितने लक्ष्य आते हैं, 17 सतत लक्ष्य आपके रखे गए हैं। क्लियर है इतना? तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कचरा मुक्त शहरों के लिए सामाजिक उद्यमों पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? आपको बताना है कि कचरा मुक्त शहरों के लिए एक सामाजिक उद्यमों पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है, जो कि किस शहर में किया गया है। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इंदौर, रायपुर, अहमदाबाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रायपुर। तो कचरा मुक्त शहरों के लिए सामाजिक उद्यम, ठीक है, सामाजिक उद्यम, जो सामाजिक उद्यम ये आपका क्या है, सम्मेलन का नाम है, कचरा मुक्त शहरों के लिए सामाजिक उद्यमों पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जो कि आपका रायपुर में किया गया है। और रायपुर बच्चों ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का शहर है और ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी भी है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी क्या है, रायपुर। आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए बच्चों छत्तीसगढ़ राजधानी मैंने आपको बता दी है, इस राज्य की बात आई है तो इसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं। इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, रायपुर। छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री, इनका नाम क्या है, भूपेश बघेल, ठीक है। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल है बच्चों, इनका नाम क्या है, अनुसुईया उइके, ठीक है, राज्यपाल का नाम क्या है, अनुसुईया उइके। और बच्चों छत्तीसगढ़ जो है इसे हम धान का कटोरा भी कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा किस देश में आयोजित की गई है? आपको बताना है कि जो 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा है वो किस देश में आयोजित की गई है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इथियोपिया, मिस्र, केन्या या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केन्या। और बच्चों यहाँ पे जो तीनों ही देश के नाम आए हैं ये तीनों ही देश आपके अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। किस महाद्वीप में स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में। तो केन्या आपका अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा संबंधित, इसका जो संबंध है वो किससे, पर्यावरण से, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की ओर से यह सभा बुलाई गई है। और कौन सी नंबर की है, 5वें नंबर की है। किससे संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है, ठीक है। तो ये आपकी किस देश में आयोजित की गई थी, केन्या में। आइए इसकी और व्याख्या देख लेते हैं। देखिए इस सभा में 175 देशों ने प्लास्टिक प्रदूषण स्तर पर ऐतिहासिक संकल्प अपनाया, ठीक है। यानी कि इस सभा को जो बुलाया गया था, इसका जो मेन उद्देश्य क्या था, जो प्लास्टिक से होने वाला प्रदूषण है इसको कैसे रोका जाए, कैसे कम किया जाए। तो इसमें लगभग 175 देश शामिल हुए थे। इन देशों ने क्या किया है, प्लास्टिक प्रदूषण पर ऐतिहासिक संकल्प लिया है, ठीक है, ऐतिहासिक संकल्प अपनाया है कि कैसे हम प्लास्टिक का सबसे ज्यादा कम से कम उपयोग करने की कोशिश करेंगे और कैसे इसको खत्म किया जाए, ठीक है। जो प्लास्टिक प्रदूषण है इसको ज्यादा से ज्यादा कैसे रोका जा सकता है, इस पे चर्चा की गई थी इस सभा में।
अब बच्चों यहाँ पे देखिए केन्या जो देश है इसकी बात आई है, तो मैंने आपको बता दी कि अफ्रीका महाद्वीप का देश है, तो इसकी राजधानी ये क्या है आपका, नैरोबी। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो सभा है ये केन्या की राजधानी नैरोबी में ही आयोजित की गई थी। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना। अब बच्चों बात कर लेंगे कि केन्या की जो मुद्रा है ये क्या है, शिलिंग। ठीक है, केन्यानी शिलिंग भी इसको कहते हैं। तो यहाँ की मुद्रा क्या है, शिलिंग। यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति, इनका नाम क्या है, उहुरु केनियात्ता। नाम आप इनका आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए केन्या नाम है देश का, ठीक है, केन्या देश का नाम है, और यहाँ के राष्ट्रपति के नाम के लास्ट में भी क्या आ रहा है, किनिया, किनिया करके आ रहा है, किनियात्ता। तो नाम क्या हो जाएगा, उहुरु केनियात्ता। क्लियर है इतना। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए हाल ही में द मिलेनियल योगी, ए मॉडर्न डे पेरेबल अबाउट रिक्लेमिंग वंस लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो हमें ये जो पुस्तक का नाम दिया गया है, काफी लंबा चौड़ा नाम है। नाम क्या है, द मिलेनियल योगी, ए मॉडर्न डे पेरेबल अबाउट रिक्लेमिंग वंस लाइफ। इस पुस्तक को किसने लिखा है, लेखक का हमें नाम बताना है। तो बच्चों यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, दीपम चटर्जी, अशोक भारती, अवनीश ग्रोवर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दीपम चटर्जी। तो ये जो पुस्तक है ये किसने लिखी है, दीपम चटर्जी ने लिखी है। यहाँ पे देखिए बच्चों व्याख्या में, दीपम चटर्जी ये कौन है, भारतीय सेना के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। ठीक है, तो दीपम चटर्जी ये कौन है, तो ये आपको याद रखना है कि भारतीय सेना के पूर्व कप्तान रह चुके हैं और इन्होंने ही ये पुस्तक लिखी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस राज्य में सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस शुरू की गई है। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो सड़क पर जानवर यानी कि जो पशु हैं, जो जिन्हें हम आवारा पशु भी कहते हैं, तो इन जानवरों के लिए जो भारत की पहली एम्बुलेंस शुरू की गई है ये किस राज्य में शुरू की गई है। तो आपको यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, या फिर या फिर तमिलनाडु। ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या है आपका, तमिलनाडु है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर डी ही होगा, यानी कि तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है, जो कि किसके लिए है, सड़क पर जो जानवर घूमते रहते हैं और घूमते घूमते कभी इनके चोट लग जाती है, कभी ये बीमार हो जाते हैं, तो इनके उपचार के लिए ये एम्बुलेंस क्या करेगी, अपना राउंड पर रहेगी। तो ऐसा इन्हें कोई भी जानवर देखेगा तो उसके माध्यम से इनका क्या किया जाएगा, इलाज किया जाएगा। तो ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन हो गया है, तमिलनाडु हो गया है। ठीक है, ये एक अच्छी पहल है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ऐसे कई सारे जानवर जो हैं जो जो किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं और सड़क के किनारे पड़े पड़े मर भी जाते हैं। ठीक है, तो इनके लिए ज्यादा कोई भी इनके लिए कोई ज्यादा अच्छी योजनाएं भी नहीं चलाई गई थी अभी तक। तो ये एक अच्छी पहल है इन जानवरों को बचाने के लिए। आइए इसकी और व्याख्या देख लेते हैं। अब बच्चों देखिए तमिलनाडु राज्य ने ये काम शुरू किया है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तमिलनाडु की जो राजधानी है वो क्या है आपकी, चेन्नई। ठीक है, और तमिलनाडु के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं इनका नाम क्या है, M.K. स्टालिन। M.K. स्टालिन ने अभी हाल ही में अपनी आत्मकथा लिखी थी बच्चों, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था। अगर आपको वो जो आत्मकथा है उसका नाम क्या था, अगर आपको याद है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके जरूर बताना। ठीक है, कि उन्होंने जो आत्मकथा लिखी है इनकी आत्मकथा का नाम क्या है, M.K. स्टालिन की। ठीक है, इसके साथ साथ देखेंगे बच्चों तमिलनाडु के जो वर्तमान राज्यपाल हैं इनका नाम क्या है, R.N. रवि। क्लियर है इतना। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने कमजोर वर्ग के लिए नौकरियों में आरक्षण के लिए नए नियम जारी किए हैं। तो हमें बताना है कि किस केंद्र शासित प्रदेश ने कमजोर वर्ग के लिए, यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं, EWS। ठीक है, यहाँ पे इमेज में देख भी रहे होंगे, रिजर्वेशन फॉर EWS। EWS का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन
और ये जो आपका ईडब्ल्यूएस है ये कई सारे राज्यों में दिया भी जा रहा है, यानी कि ये मुख्य रूप से जो जनरल कैटेगरी में लोग आते हैं उनके लिए ये आरक्षण दिया जाता है। इसके तहत लगभग 10% का आरक्षण जनरल कैटेगरी वालों को दिया जाता है। और इसमें भी कौन लोग, जो आपका ईडब्ल्यूएस में आते हैं। ईडब्ल्यूएस का मतलब क्या है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ठीक है, यानी कि जिनके यहाँ की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है, ऐसे लोग इस कैटेगरी में आते हैं ईडब्ल्यूएस में। और इस कैटेगरी में आने के बाद इनको लगभग 10% का आरक्षण प्राप्त होता है। तो अभी हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने इस नए नियम को जारी किया है, तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दिल्ली, लद्दाख, पुडुचेरी या फिर लक्षद्वीप। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लद्दाख। तो लद्दाख ने हाल ही में क्या किया है, अपने राज्य में नौकरियों में आरक्षण देने के लिए नए नियम को लागू किया है। क्लियर है इतना? आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए बच्चों, लद्दाख की बात आई है। लद्दाख वर्तमान में क्या है, आपका केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि आपका जम्मू कश्मीर से अलग होकर बना है। तो यहाँ के जो वर्तमान उपराज्यपाल हैं इनको हम जान लेते हैं। इनका नाम क्या है, श्री राधा कृष्ण माथुर। ठीक है, यहाँ के जो वर्तमान उपराज्यपाल हैं इनका नाम क्या है, श्री राधा कृष्ण माथुर। और यदि आपसे पूछा जाए कि जो लद्दाख है इसकी राजधानी क्या है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ले क्या है, लद्दाख की राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मनिका बत्रा, दिशा पटानी, विद्या बालन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ आप इमेज से देख भी पा रहे होंगे अच्छे से, ठीक है। ये कौन है, एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है विद्या बालन, जिन्हें अभी हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया है, अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे। बच्चों यहाँ पे भारतीय एक्सा लाइफ कंपनी जो है, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, इसकी बात आई है। तो इसकी स्थापना ये कब हुई थी, आपकी 2007 में हुई थी। और यहाँ के जो वर्तमान एमडी और सीईओ हैं बच्चों, उनका नाम क्या है, पराग राजा। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के वर्तमान में एमडी और सीईओ जो है उनका नाम क्या है, पराग राजा। क्लियर है? तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने अनुभव, ठीक है, अनुभव नामक मोबाइल शोरूम ऑन व्हील्स लॉन्च किया है। तो हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, महिंद्रा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या है, आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ने क्या किया है, अपनी कंपनी के जो भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे जो टाटा मोटर्स है ये स्पेशली गाड़ी का प्रमोशन करती है, यानी कि जो टाटा की गाड़ियां हैं, ठीक है, महिंद्रा सॉरी टाटा की जो गाड़ियां हैं इनका प्रमोशन करती है। तो इनके प्रमोशन के लिए, अपनी गाड़ियों के प्रमोशन के लिए जो ऑटोमोबाइल कंपनी है टाटा मोटर्स, इसने क्या शुरू किया है, अनुभव नामक मोबाइल शोरूम। और इसको हम कह सकते हैं शोरूम ऑन व्हील, यानी कि इस तरीके से ये एक गाड़ी बनाई है। और ये गाड़ी क्या करेगी, गांव गांव जाकर लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में, यानी कि अपनी कंपनी की गाड़ियों के बारे में जानकारी देगी। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। टाटा मोटर्स ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए देश भर में कुल 103 मोबाइल शोरूम तैनात करेगी, यानी कि ऐसी ही कुल 103 गाड़ियां टाटा मोटर्स क्या करेगी, पूरे देश में तैनात करेगी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है, वो है आपका ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाना। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों तक लोगों को इसकी जानकारी देना है। और बच्चे जो टाटा मोटर्स है इसकी पेरेंटल कंपनी जो है आपकी, वो क्या है, टाटा ग्रुप। ठीक है, टाटा ग्रुप जिसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, रतन जी टाटा। तो टाटा ग्रुप के अंतर्गत आती है ये कंपनी। ठीक है, टाटा की ही ये क्या है, ऑटोमोबाइल कंपनी है टाटा मोटर्स। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल बनाया है। तो किस आईआईटी संस्थान ने बनाया है, हमें नाम बताना है। आप इमेज से समझ ही पा रहे होंगे, देखिए लिखा भी इतना बड़ा बड़ा, आईआईटी कानपुर ने बनाया बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आईआईटी कानपुर। ठीक है,
आईआईटी का मतलब क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये आपका नीचे फुल फॉर्म भी दिया है और ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल ये किसने आपको बनाया है, किस आईआईटी संस्थान ने? तो आंसर हो जाएगा आपका आईआईटी कानपुर में। क्लियर है? आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए, जो बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल बनाए गए हैं इसका उपयोग किसमें किया जाएगा? फसलों में। ठीक है, फसलों में जो बैक्टीरिया लग जाते हैं और जो फंगल से बीमारियां हो जाती हैं जिसकी वजह से फसल पूरी बर्बाद हो जाती है, तो इन बीमारियों से बचाने के लिए इसको किसके रूप में? कीटनाशकों के रूप में प्रयोग किया जाएगा। और कीटनाशक के रूप में तो अभी भी दवाई लगाई जाती हैं, लेकिन उनके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है, जो फसल में कीटनाशक दवाएं आजकल इस्तेमाल की जाती हैं उसके साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल केमिकल से बनाई जाती हैं। तो इससे फसल भी काफी ज्यादा वैसी हो जाती है और ये मनुष्यों के लिए भी काफी ज्यादा कैसी होती है? हार्मफुल होती है। तो ये जो कीटनाशक है, ये आपकी बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल, ये कीटनाशक के रूप में ही इस्तेमाल की जाएगी। और अभी ऐसा माना जा रहा है कि इसके आपके ज्यादा साइड इफेक्ट इसके नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि ये जैविक तरीके से बनाई जाएगी। तो फसलों और बैक्टीरियों की वजह से जो फसलों में बैक्टीरिया और फंगल की वजह से जो बीमारी होती है इससे बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये थे बच्चों हमारे आज के लेक्चर के टॉप 15 क्वेश्चंस। आशा करती हूँ क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी और जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आपको क्या करना है, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना। जो भी बच्चे आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आप शेयर जरूर किया कीजिए। और नीचे जो कमेंट सेक्शन दिया जाता है वहां आप मुझे बता सकते हैं कि आपको मेरी आज की क्लास कैसी लगी। क्लास में जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए वो सारे आपको अच्छे से समझ में आ गए हो तो आप बता सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट है तो वो भी आप क्वेश्चन नीचे आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में नीचे लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपको उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। ठीक है, और बच्चों आप देख रहे होंगे कि हमारे चैनल पर लगातार आपको सब बेहतरीन से बेहतरीन क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं और स्पेशली यूपी पुलिस और यूपी लेखपाल की आपको अच्छे से तैयारी कराई जा रही है। इसके सारे बैच लगभग आपको शुरू भी कराए जा चुके हैं। तो इसीलिए आप हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, और सारी क्लासेस आप रेगुलर लीजिएगा, देख लेना आपको आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो इसीलिए क्लासेस आप रेगुलर देखिएगा, सारे वीडियो सारे जो भी लेक्चर आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है, लाइव क्लासेस भी आपको दी जा रही हैं, तो सारे आप जो लेक्चर हैं वो डेली रूटीन से लिया करें। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा चैनल जो है इसको भी आप बच्चों शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जो हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और उन लोगों की भी क्या हो सके, मदद हो सके। ठीक है, क्योंकि हमारे चैनल पर कोई भी आपको पेड तरीके से कोई भी क्लास नहीं दी जा रही है, सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री है। तो बिल्कुल फ्री है तो कौन नहीं पढ़ना चाहेगा फ्री तरीके से? तो आप ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्या कीजिए, सब्सक्राइब करवा देना। ठीक है, सब्सक्राइब करवाने के साथ साथ जो बगल में बेल आइकन दिया है इसको भी आप ऑन जरूर करवा दीजिएगा। क्लियर है बच्चों? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं बच्चों आपसे अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ और भी नई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय, जय हिंद एंड थैंक यू।